वेलकम स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और टॉपिक नंबर 3 पढ़ना है हमने, इंडिया एंड द वर्ल्ड। आई होप जो पहले दो टॉपिक थे, इंडिया लोकेशन एंड इंडिया साइज, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तो मुझे दिख रहा है कि यस वेल अंडरस्टूड लिखा हुआ है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी टाइम, इवन एट द टाइम ऑफ रिवीजन, तो जब आपके एनुअल एग्जाम्स आएंगे, देन ऑल्सो इट्स ओके, यू कैन आस्क। सो लेट्स मूव विद द थर्ड टॉपिक, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे कि इंडिया का वर्ल्ड से क्या कनेक्शन है ना, इंडिया वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखते हैं किस रिश्ते में ये कनेक्टेड है। इसके रिश्ते बहुत हैं, इसने दुनिया के साथ बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते निभाए हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइंड करो और याद करो कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि जो इंडिया है, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था कि वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन जब हमने लोकेशन फाइंड आउट कर ली तो वो कहाँ आ गया, एग्जैक्ट उसकी लोकेशन आ गई नॉर्थ ईस्ट में। बट अब हमने कहा किसके साथ कंपेयर करना है, इंडिया को वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो यानी कि अब इंडिया का मैप देखना है पूरे वर्ल्ड में कहां पर है। तो इंडिया जब हम वर्ल्ड में देखते हैं तो इंडिया आ जाता है एट द सेंट्रल, लोकेशन आती है इसकी किस में, एशिया में। एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें सेंट्रली लोकेटेड दिखता है। कैसे दिखता है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के बीच में साउथवर्ड एक्सटेंशन के रूप में। यहां पर ये जो साउथवर्ड एक्सटेंशन एशिया की दिखाई देती है ना, मैं आपको अभी वर्ल्ड का मैप दिखाती हूं, उसमें देखिए। ठीक है, ये एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन है। अब मैं आपको मैप दिखाऊंगी, आप अपनी ज्योग्राफी की बुक में भी देखिए, इसी चैप्टर में वर्ल्ड मैप दिया हुआ है। उसमें क्या है, इंडिया नीचे से ऐसे आइसक्रीम कोन की तरह, ऊपर एशिया ना कॉटन चिपकी हुई, जैसे हम आइसक्रीम का मॉडल बनाते हैं ना, ऐसे। ठीक है, तो ये कुप्पी सी बनी हुई है। अब मैं आपको एक बार मैप में दिखाती हूँ। ठीक है, अब आप इसे ध्यान से देखो, ये रहा इंडिया है ना, और ये है एशिया। बिल्कुल लग रहा है ना एग्जैक्ट आइसक्रीम की तरह, एशिया का साउथवर्ड एक्सटेंशन। और इतना इधर ईस्ट एशिया है, इतना इधर वेस्ट एशिया है। तो इसकी लोकेशन इंडिया लैंड मास की कैसी है, सेंट्रल लोकेशन। ठीक है, साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। ठीक है, इसके रिलेशन इससे अच्छे होंगे, इससे अच्छे मतलब इजीली कनेक्ट हो जाएगा ना। इसके अलावा और किन किन कंट्रीज से इजीली कनेक्ट हो जाता है और क्यों हो जाता है, देखो। ये जो इंडिया का जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है ना, अगर हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं तो ऐसा आता है ना। ये पेनिनसुलर पोर्शन जो है ये कहां पर है, ये इंडियन ओशन में है ना, डूबा हुआ। यानी कि इट इज अ प्रोट्रूडेड पार्ट, एक्चुअली प्रोट्रूड हो गया उसके अंदर, इंडियन ओशन के अंदर प्रोट्रूड हो चुका। प्रोट्रूड का मतलब क्या हुआ है, उमड़ा हुआ। देखो लिख देती हूं मैं यहां पर, आपकी ध्यान रहेगा, उमड़ा हुआ है, ये अंदर को एक्सटेंडेड है। इस वजह से क्या है, ये इंडियन ओशन में भी इजीली, इंडियन ओशन के पास के जितने भी कंट्रीज आते हैं ना, उनसे भी इजीली कनेक्ट हो जाता है। कैसे, इस प्रोट्रूडेड पार्ट की वजह से, इस पेनिनसुलर पार्ट की वजह से, यहाँ जो फार अवे हमारा एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इसके साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। एंड देन यहाँ पर यूरोप है, यहाँ पर इजीली कनेक्ट हो जाता है। फिर एशिया के तो दो हिस्से, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया, मस्त कनेक्शन है इसका। ठीक है, और किस वे में कनेक्टेड है, ये ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिकली इसका जो फाउंडेशन है जिसके लिए ये एक दूसरे कंट्री से कनेक्टेड है, वो है ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो इसका कनेक्टिविटी क्या है, ट्रेड एंड कॉमर्स। कैसे व्यापार करता है ये मैरीटाइम कनेक्शंस हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है, इस पानी के कनेक्शन से पहले हमारे पास लैंड रूट्स हुआ करते थे। मालूम, सबसे पुराने हमारे जो ट्रेड एंड कॉमर्स का मेथड है ना, वो है लैंड रूट्स। जैसे फाहियान आया था इंडिया, उन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू आए थे और उन्हीं लैंड रूट्स के थ्रू वापस भी गए। तो लैंड रूट्स कैसे हैं, देखो ये जो इंडिया है यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये जो अपना
नदर्न मोस्ट पोर्शन है, यहाँ से कुछ ऐसा सा है अपना इंडिया, और ये आ गए इसके हिमालयास। ठीक है, अब इन हिमालयास में देखो, यहाँ पर इस साइड आप देखोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस तरफ तिब्बत है अपना, नेपाल, भूटान, चाइना। ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स में क्या है, पासेस बने हुए हैं। पासेस माने जाने के रास्ते। ठीक है, तो लोग पानी में ट्रेड करने से पहले यहां से ट्रेड किया करते थे। सो आर लैंड रूट्स आर मोर ओल्डर देन द मेरीटाइम रूट्स फॉर दिस ट्रेड एंड कॉमर्स। इतना क्लियर है। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं। आपकी बुक में पेज टर्नओवर करने से पहले देखते हैं, एक डू यू नो में एक फैक्ट लिखा हुआ है स्वेज कैनाल का। ठीक है, ये जो स्वेज कैनाल है ना, ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। पहले तो कैनाल वर्ड से आपको ये समझना है कि ये एक नैरो वाटर बॉडी है विच इज मेड बाय ह्यूमंस। ठीक है, कैनल क्या चीज होती है इसको समझो। इट इज अ नैरो, एक मिनट, इट इज अ नैरो water body made by humans. ठीक है, but if this narrow water body is naturally created then it is called strait. ठीक है, अब नेचुरल ये क्या है, नैरो वाटर बॉडी मेड बाय ह्यूमंस विच कनेक्ट्स, इसको कंप्लीट करते हैं फिर और अच्छे से समझ जाएंगे हम। विच कनेक्ट्स टू लार्ज वाटर बॉडीज। कब, जब ये नैरो वाटर बॉडी दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर देगी जो ह्यूमंस ने बनाई है, तो वो कैनाल है। लेकिन इफ दिस इज नेचुरली क्रिएटेड, नैरो वाटर बॉडी इज नेचुरली क्रिएटेड and it connects two large water bodies, then it is called strait. ठीक है, so this is the difference between the strait and the canal. अब स्विस कैनाल को समझते हैं। स्विस कैनाल कहाँ बनी, कब बनी। स्विस कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन था वो 1859 में स्टार्ट हुआ और 1869 में डन। ठीक है, 1869 में स्विस कैनाल स्टार्ट हो गई। अब स्विस कैनाल किन दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, दैट इज आपका मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। ठीक है, अभी मैं आपको मैप भी दिखाती हूँ। आपकी बुक में आपकी जो ज्योग्राफी की बुक है उसमें देखिए, इस मैप को ध्यान से देखना है आपने। ठीक है, पहले क्या था, ये अपना इंडिया है। ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, ये यहां, ये बनी है स्विस कैनाल के बाद, इंडिया का स्विस कैनाल के बाद रास्ता। अर्लियर क्या था, यहां से जाकर ऐसे ये अफ्रीका से पार होके यहां तक पहुंचता था। ठीक है, यहाँ मैप पूरा नहीं है क्लियर बना हुआ, बट ये डॉटेड रूट से आप समझ सकते हो कि यहां से ये ऐसे क्रॉस करके यहां आया। मेरे पास एक मैप भी है जो मैंने बच्चों को समझाया था, लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। इसमें आपको क्लियर होगा, ये मैंने एक बच्चे को समझाया था कि ये इंडिया है अपना। पहले जो हमारा ट्रेड रूट था वो क्या था, यहाँ वेस्ट कोस्ट से, यहाँ से बॉम्बे से ऐसे जाया करते थे, अफ्रीका के ऐसे 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 दूर बिल्कुल पूरा राउंड काट के यहाँ तक पहुंचना होता था हमें यूरोप से। ऐसे हम ट्रेड करते थे। बट आफ्टर द ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल, तो ये क्या हुआ, यह मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, इसके बीच में यहाँ रास्ता, यहाँ पर कैनाल बनाई गई है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और फिर ये रूट ऐसे बन गया, इतना शॉर्टकट बन गया। ठीक है, तो ये है विद कैनाल, ये है विदाउट कैनाल का रूट। अब देखो, स्वेज कैनाल जो है इसने दो काम किए। एक तो इसने डिस्टेंस को रिड्यूस कर दिया, बहुत लंबा रूट मैंने आपको दिखाया कि बहुत ज्यादा अफ्रीका के उस साइड से जाके यूरोप पहुंचना पड़ता था, तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगता था, कई महीने लग जाते थे। ठीक है, और डिस्टेंस भी बहुत कवर करना पड़ता था। अब आप ये देखो, इतने समय भूखे प्यासे, क्योंकि इतने महीनों का राशन कैसे कैरी करेंगे। ठीक है, आधे लोग तो मर भी जाते होंगे, सोचा करो कभी। ठीक है, अब क्या है, स्विस कैनाल में क्या है, यहाँ पर इसने डिस्टेंस रिड्यूस किया बाय 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया,
और सेकंड काम था, ये तो डिस्टेंस रिडक्शन हो गया इसका, और साथ ही साथ टाइम भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, फिर अगर आपको किसी काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अगर आप कम समय में और कम दूरी तय करके कोई काम करोगे, डेफिनेटली आपकी जो आउटपुट है वो अच्छी आएगी और थोड़ा सा उसका जो साइकिल है वो फास्ट हो जाएगा, मतलब जल्दी जल्दी आउटपुट आने लगेगी। द सेम थिंग मूव्स हियर आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। क्या हुआ? डिस्टेंस कम, टाइम कम, जल्दी जल्दी ट्रांजैक्शन और ट्रेड बढ़ गया। ठीक है, और पैसे आने लगे, फॉरेन करेंसी। ठीक है, लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यही दो काम अच्छे हुए थे, तीसरा वाला काम अच्छा नहीं हुआ था एक्चुअली, क्योंकि हमारे पास क्या था कि जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये सब था ना, उसी ने सारा कब्जा है, हम लोग उसके टैक्स भरते भरते थक गए थे। ठीक है, तो दीज टू थिंग्स, सुएज कैनाल आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पर बनी है, किन दो सी रूट्स को, लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ दिया उसने, एक रेड सी और एक मेडिटेरियन सी को जोड़ा है, और ये मैन मेड कैनाल है। ठीक है, 1969 में ये स्टार्ट हुई थी, 1959 से बननी शुरू हुई थी। ठीक है, दो चीजों को उसने कट शॉर्ट कर दिया था, और इसकी जो टोटल लेंथ है, इफ यू वांट टू नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, 93.3 किलोमीटर। ठीक है, ये है आपका सुएज कैनाल। अब हमने ये देख लिया कि हमारा इंडिया जो है उसकी जो सेंट्रल लोकेशन है इंडियन लैंड मास की, उसकी वजह से क्या है, इसके काफी क्लोज कॉन्टेक्ट्स हैं बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप, फिर नीचे अपना ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उस साइड अपना अफ्रीका। तो इससे क्या है, इसके क्लोज कॉन्टेक्ट किस रिलेशन में है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्लस अच्छे कनेक्शन देखो हर चीज में होते हैं। देखो, एक तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स है। एक एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो आज आप यहाँ से कनाडा जाते हो, ठीक है, आप अपने किसी ब्रदर या सिस्टर जो आपके अब्रॉड रहते हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं, सपोज न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, व्हाटएवर, जस्ट इमेजिन दैट कि जब आप यहाँ से लेके जाते हो तो डेफिनेटली कोई गिफ्ट लेके जाते हो। ठीक है, अपना कल्चर वहां पर जाके दिखाते हो, द वे यू स्पीक, द वे यू बिहेव, दैट शोज द इंडियन कल्चर। फाइन। ऐसे ही जब आपके फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स वहां से इंडिया आते हैं तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ ले कहते हैं। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, परफ्यूम उठा लाते हैं। ठीक है और ज्यादा से ज्यादा होगा तो हैंड बैग्स, पर्स वगैरह ऐसे ले आते हैं। तो दीज गिफ्ट्स एंड द वे दे बिहेव, द वे दे ग्रीट, द वे दे डू एवरीथिंग इन एज दे रीच इंडिया, दैट शोज द कल्चर ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो अब क्या है, आपकी पंक्चुअलिटी यहाँ से वहां दिखती है, ऐसी उनकी भी यहाँ दिखाई दे। मतलब काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आप एज एन कनेक्शन एक्सचेंज कह सकते हो। ठीक है, तो ये है इंडिया का भी ऐसे ही हुआ। जब इंडिया काफी सारी कंट्री से जो है कनेक्ट हुआ तो इसने भी ऐसे ही एक्सचेंज किया। ठीक है, अब आपकी बुक में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखो, जैसे इंडिया के यहाँ से इंडिया का कल्चर, इंडिया के स्पाइसेस, इंडिया का जीरो नंबर सिस्टम, जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये हमारे यहाँ से गया जीरो। ठीक है, हमारे रामायणा, हमारे उपनिषद, हमारे यहाँ के फेरी टेल्स। ठीक है, और जो फॉरेन कंट्रीज से जो हमने जैसे ये डोम शेप इमारट्स वगैरह, ये सब जो है हमने दूसरों के अडॉप्ट किए कल्चर को, और हमारे कल्चर भी बाहर गया। सो इन दिस वे ऑल्सो इंडिया गॉट कनेक्टेड विद अदर countries of the world, or you can see got connected with the world. एक क्वेश्चन मेरा आपकी तरफ है कि अब आप मुझे ये बताओगे कि करंट जो है, हम कौन सी अपनी कमोडिटीज शेयर करते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में। सो कौन कौन से आइडियाज, कौन कौन से कमोडिटीज हैं मेरे पास। अभी अभी एक कमेंट आ गया है, 2 आ गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो करंट जो है हमारे, जो कमोडिटीज जो हम शेयर कर रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामले में, वो है पेट्रोल, गोल्ड, बायोकेमिकल्स। वेरी गुड, सीरियस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, टेक्सटाइल में भी है काफी कुछ। एक्चुअली क्या है कि इंडिया जो है बेटा यार्न एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में जो उसका कपड़ा बन के आता है उसमें हम लोग ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो बेटर है कि हम लोगों को वैसे यार्न नहीं एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें भी आगे स्टिच मटेरियल ही बेचना चाहिए। वेरी गुड।
हाँ, स्पाइसेस हैं, बायोकेमिकल फ्यूल्स हैं, वेरी गुड, बायोकेमिकल्स भी बहुत अच्छी बात है, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। यस, दीज आर द आइडियाज एंड कमोडिटीज विच वी शेयर नाउअडेज। ठीक है, अब तो इंडिया हो चाहे फॉरेन, हर जगह लगभग एक जैसा है, कुछ इन बातों को छोड़ के। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी है कि इंडिया का जो सबसे स्वेज कैनाल ओपन होने के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट कनेक्शन बैठे वो किसके साथ? ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, यूरोप एंड वेरी गुड ऑस्ट्रेलिया। नाउ इंडियन ओशियन एक्ट्स एज अ जंक्शन पॉइंट बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया बाय, देखो अभी मैंने आपको आपकी बुक में ही दिखाया था कि कैसे वो ट्रेड हाईवे, कैसे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है और कैसे सब कनेक्ट हुए जाते हैं। आप अपनी बुक में एक बार फिर से उसी डायग्राम को देखेंगे तो जो डॉटेड लाइन जा रही है पूरी ईस्ट एशिया से लेके अपने इंडियन पेनिनसुला के नीचे से घूमकर, तो इट इज अ मैरीटाइम हाईवे, दैट इज एक्चुअली एन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इस तरीके से जो फेवरेबल कंडीशंस इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रोड्यूडेड पार्ट, इस प्रोड्यूडेड पार्ट की वजह से है। अगर ये पार्ट ना होता तो इतने अच्छे कनेक्शन बिल्कुल भी ना होते, और प्लस हमारी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है एशिया में, बिल्कुल साउथवर्ड एक्सटेंशन लाइक एन आइसक्रीम कोन, ध्यान रखना ये चीज, वो सिग्निफिकेंट पोजीशन है, उसी की वजह से ये एक्सटेंडेड पार्ट प्रॉफिट गेन करता है, यानी कि इंडिया प्रॉफिट गेन करता है। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंडियाज नेबर। अब हमने इंडिया और वर्ल्ड का कनेक्शन देख लिया कि हम लोग अपने आइडियाज शेयर करते हैं, कमोडिटीज शेयर करते हैं, प्लस ट्रेड एंड कॉमर्स के वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमने बात करनी है इंडिया और उसके पड़ोसी देशों के बारे में, राज्यों के बारे में, सब चीज जो उसके नेबर हैं। ठीक है, हमारे पास आज की डेट में 2022 में जो हमारी टोटल स्टेट्स हैं दैट इज 28, और जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं दैट इज 8। ठीक है, यस, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है इसने, एक बच्चे ने कि हाँ बिल्कुल ठीक है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, ये हमने शायद अभी बात की भी थी कि इंडिया की जो कोस्टल लेंथ है उतनी बड़ी कोस्टल लेंथ किसी की भी नहीं है। अब मैंने आपको जो अभी लास्ट टॉपिक पढ़ा है उसी से रिलेटेड है ये, जो इस बच्चे ने पूछा है वो ये है कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, जो सिग्निफिकेंट लोकेशन है, उसमें और क्या बेनिफिट है उसको, उसकी कोस्ट लेंथ है। हमारे पास जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है वो किसी के पास भी नहीं है और किसी कंट्री के पास नहीं, इसीलिए हमारे जो कनेक्शंस हैं वो वर्ल्ड के साथ और बेटर हैं, फार बेटर हैं देन अदर कंट्रीज। ठीक है, उसकी लोकेशन की वजह से हमारे पास इतना अच्छा कनेक्टेड एक माया जाल है ना, सब कंट्री से जुड़ने का। जो मर्जी आए, जैसा मर्जी आप ट्रेड करो, ट्रेड कॉमर्स में हम आगे, उसके बाद में हमारे आइडियाज, हम फटाफट किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, नियर बाय, इजी वे। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया नेबर। ठीक है, यानी कि इंडिया के पड़ोसी कौन कौन है इंडिया के नेबर्स। अब इंडिया की इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा लैंड मास है, एक आध दो कुछ तो कंट्रीज ऐसे होंगे, कुछ तो जगहें ऐसी होंगी जो कनेक्टेड होंगी, और वो क्या बन जाएंगे, हमारे सारे के सारे पड़ोसी। और पड़ोसी अब पढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया का जो लैंड मास है
यानी कि जमीन का टुकड़ा, उसके साथ जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, हम पहले उसको देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, ये हमारा इंडिया है, तो जो नॉर्थ साइड में है, यहाँ पर से इतनी सी थोड़ी सी लैंड बाउंड्री हमारे को टच करता है अफगानिस्तान। ठीक है, फिर यहाँ पर टच करता है पाकिस्तान, ये है हमारा नॉर्थ साइड। ठीक है, फिर नॉर्थ ईस्ट में आप आ जाइए, यहां से ये चाइना, तिब्बत, देन नेपाल, देन भूटान, है ना। फिर अगर आप इस तरफ को टर्न होते हो तो यहाँ पे म्यांमार, टर्न हो जाओ थोड़े से, तो यहाँ पे आता है आपका म्यांमार, और यहाँ आता है आपका बांग्लादेश। फिर आपका नीचे यहाँ पे आ जाएगा आपका श्रीलंका, और आपका यहाँ पर आ जाएगा लक्षद्वीप के नीचे मालदीव्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार इसे देखो, नॉर्दर्न साइड में जो नॉर्थ में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ ईस्ट में हमारे पास है तिब्बत, नेपाल, भूटान, देन नीचे आ जाइए बांग्लादेश, म्यांमार, और देखो साउथ साइड में आइए तो यहाँ आते हैं श्रीलंका और मालदीव। ये हैं हमारे नेबर्स, इनसे हम अपनी लैंड बॉर्डर्स शेयर करते हैं। ठीक है, ये आइलैंड ग्रुप है मालदीव आइलैंड्स। ठीक है, ये श्रीलंका जो है ये गल्फ ऑफ मन्नार से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पाक स्टेट से अलग है। ठीक है, इतना क्लियर है। ये आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 6th में भी, 7th में रिवाइज किया, 8th में किया, नाउ इन 9th स्टैंडर्ड इट्स जस्ट अ रिवीजन। ठीक है, अब आपने इंडिया के सारे नेबर्स को देख लिया, एक बार हमने रिवाइज कर लिया है। अब बात आती है कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट, अब देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके ना ब्लू बॉक्स में, आप उसे थोड़ा समझो। आता सब कुछ है आपको, सिर्फ हमने रिवाइज करना है और एक्यूरेसी से उसको नोट डाउन करना है कि कितने एक्यूरेट हैं हम उसके आंसर्स के लिए, बस वो देखना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका उसमें लिखा हुआ है कि वेस्ट कोस्ट की यूनियन टेरिटरी और ईस्ट कोस्ट की यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। देखो पहले ना दमन एंड दीव अलग था और दादरा एंड नगर हवेली अलग थी, बट ऑन 26th of November 2019 दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली को कंबाइन एक यूटी का दर्जा दे दिया गया है, जो कि एक हमारा जो है एक वेस्टर्न कोस्ट की यूनियन टेरिटरी बन गई, कंबाइन हो गई। देन लक्षद्वीप जो है दैट इज द सेकेंड यूनियन टेरिटरी दैट लाइज एट द वेस्टर्न कोस्ट। तो यानी कि हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 2। ठीक है, अब ये 3 नहीं है क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो गई ना, मर्ज हो गई है, तो ये 1 हो गई है। ठीक है, और इसकी डेट ध्यान रखना है आपने, 26th of November 2019। फिर आता है हमारी ईस्टर्न कोस्ट की यूनियन टेरिटरीज। अब ईस्टर्न कोस्ट की यूनियन टेरिटरीज देखो, ये था आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये है आपका ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, हमने ये अरेबियन सागर वाली साइड की पढ़ ली है, अब हम बे ऑफ बंगाल वाली साइड की पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, हमारी फर्स्ट यूनियन टेरिटरी आती है पुडुचेरी और सेकेंड आती है अंडमान एंड निकोबार। अब आप इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें ये भी लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन पूछा गया है स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज, सो दैट इज योर गोवा। देन लार्जेस्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, लिख लो। आपके आंसर फटाफट आने चाहिए, ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। लार्जेस्ट स्टेट कौन सी है? दैट इज राजस्थान। Then if we talk about union territories, then the smallest union territory is Lakshadweep, and largest union territory is Andaman and Nicobar आइलैंड्स। ठीक है, इतना क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आफ्टर दिस देयर इज ए क्वेश्चन,
कि कॉमन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं इन कंट्रीज के। जैसे चाइना का कॉमन फ्रंटियर कौन सा है, ठीक है। अब लिखते फ्रंटियर का मतलब समझ लीजिए पहले, फिर मैं इस बोर्ड को क्लीन करके आपको लिख के दिखाती हूँ। फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, कॉमन बॉर्डर कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए ये है आपका पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और बांग्लादेश। इनके कॉमन फ्रंटियर्स हमने लिखने हैं, यानी कि इस पाकिस्तान के साथ हमारे किन किन स्टेट्स के जो है बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं इसके साथ, वो लिखना है। ऐसे ही चाइना के साथ हमारा किस किस एरिया का बॉर्डर शेयर होता है, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश का, ठीक है। अब पाकिस्तान का देखिए, अगर आपको थोड़ा सा ये जो मैप है ना, हमारा जो इंडिया का मैप है, ये हमारे ना एकदम दिमाग में इम्प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि किसी भी ज्योग्राफी में किसी भी पोर्शन को पढ़ने के लिए आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर स्टेट, वो पर्टिकुलर कंट्री वर्ल्ड मैप पे कहाँ पे लोकेटेड है, या हमारे कंट्री में वो पर्टिकुलर स्टेट कहाँ है, ठीक है। अब आप देखिए अर्लियर क्लासेस में आपको स्टेट स्टेप पे रिवाइज होंगी और कैपिटल्स भी होंगे, है ना। ऐसे ही ये बॉर्डर्स भी आपने पढ़े हुए हैं, सिर्फ एक ये जो है रीकैप चल रहा है। देखो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, देन पंजाब है एंड राजस्थान, है ना। ये तीन जो है अपनी स्टेट्स, ये इसको शेयर करती है, पाकिस्तान के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। देन कम्स द चाइना। चाइना के साथ देखिए जम्मू एंड कश्मीर है, देन आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है, देन आपका उत्तराखंड आ जाता है, देन सिक्किम भी आ जाता है इसी में, देन आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये सब जगहें आ जाती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर म्यांमार। म्यांमार के साथ देखिए आप अरुणाचल प्रदेश है, वेरी गुड। आपका टच होता है अरुणाचल प्रदेश, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम, ठीक है। लास्ट इज बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी हैं वो लिख लीजिए आप। मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, एंड त्रिपुरा। कोई मिसिंग हो तो बताइए, कोई जगह मिसिंग हो, जिसका बॉर्डर ना टच होता हो वो लिख दिया हो, या जिसका बॉर्डर टच हो रहा है वो मिस है, नहीं है, ओके। तो ये एक जस्ट रिवीजन है ताकि आपके जो दिमाग में मैप है वो दोबारा से बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है कॉमन फ्रंटियर्स, कॉमन बॉर्डर्स जो हमने इन कंट्रीज के साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो 8 हैं और स्टेट्स भी 20 स्टेट्स हमारे पास 28 हैं। अब 28 स्टेट्स में जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, देखो जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है ये 31 अक्टूबर 2019 में, ठीक है, घोषित हुए यूनियन टेरिटरीज। पहले मैंने आपको दोनों यूनियन टेरिटरीज बताई थी, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, वो कब जो है कंबाइन हुए थे, मर्ज हुए थे। और ऐसे मैंने आपको ये बता दिया ये दोनों कब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हुए हैं। अब बात आती है, आपका एक और क्वेश्चन है जो आपकी बुक में है कि ऐसी कौन सी स्टेट्स हैं विच डू नॉट हैव इंटरनेशनल बॉर्डर और डू नॉट हैव द कोस्टल शेयरिंग, ठीक है। तो ये है हमारे पास, अगर आप मैप देखते हो तो हरियाणा आता है आपका स्टेट, हरियाणा आ जाता है उसमें। देन आपके पास
MP आता है, दैट इज मध्य प्रदेश। देन आपके पास आ जाता है छत्तीसगढ़, और आपके पास आ जाता है झारखंड। इन स्टेट्स का कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल बॉर्डर नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अर्लियर नहीं पढ़ा है, ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। ये भी नया है, दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसली स्टेट्स एंड प्रोविंस स्टेट्स। देखो स्टूडेंट्स, 1947 से पहले हमारे इंडिया में 2 डिफरेंट टाइप्स की स्टेट्स हुआ करती थी। अब वो स्टेट्स कैसी हुआ करती थी उनको समझते हैं, ठीक है। पहले हम प्रोविंस को समझते हैं, प्रोविंस स्टेट्स, ठीक है। अब ये प्रोविंस स्टेट्स कौन सी होती हैं? जैसे पहले ना ब्रिटिशर्स क्या करते थे हमारे कंट्री में, वैसे तो उनका बोलबाला था ही, लेकिन वो क्या करते थे एक एक स्टेट पे, क्योंकि हमारे देश में पहले राजाओं का जो था राज चलता था। जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में कोई एक राजा है, ठीक है ना, ऐसे करके वो अपना राज करता था, फिर दूसरे राज्य पे अटैक करना, फिर उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेना, ऐसे करके। तो ब्रिटिशर्स भी यही करते थे, वो देखते थे इतने सारे राजा हैं यहाँ पर, तो जब ये यहाँ पे इतने बड़े कंट्री को रूल कर सकते हैं तो हम भी इसको कर सकते हैं। तो वो भी ऐसे करने लगे, छोटे छोटे स्टेट्स पे अटैक करके उनको एक बाउंड्री क्रिएट करते थे उसके चारों तरफ, और उसमें अपना गवर्नर क्या करते थे, अपॉइंट कर देते थे, और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी अपने हाथ में ले लिया करते थे, ठीक है। अब ऐसे जो स्टेट्स जिन पे ब्रिटिशर्स ने हमला किया और उसको अपने कब्जे में कर उसकी, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे सपोज करो कि आपका उड़ीसा ले लिया, ठीक है। एक उड़ीसा जो है वो प्रोविंस स्टेट है, स्टेट था उस समय। तो अगर उड़ीसा पे उन्होंने क्या किया, सपोज करो ये अटैक कर दिया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी राजा, हिंदुस्तान का जो यहाँ राजा शासन कर रहा था उसको वो हटा देते थे, और वहां पर अपना एक गवर्नर अपॉइंट करते थे, ठीक है। गवर्नर अपॉइंट करने के बाद में वो जितने भी रूल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से लागू होते थे, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से जितने भी रूल लागू होते थे वो सारे रूल्स यहाँ चलाया करते थे, ठीक है। यानी कि अब इसकी बाउंड्री क्रिएट भी करते थे वो लोग, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन की, और पता चलता था कि ये प्रोविंस स्टेट है। कैसे? गवर्नर ब्रिटिशर्स का खुद का, रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अपने खुद के, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहती थी वो यहाँ बनते थे और यहाँ पर जाकर एग्जीक्यूट होते थे, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा होली सोली ये जो पर्टिकुलर एरिया जो ब्रिटिश सरकार ने जीता था, जो ब्रिटेन वाले ने जीता था, वो क्या होता था, उनका खुद का हो जाता था। तो ऐसे स्टेट्स को प्रोविंस स्टेट कहा जाता था, ठीक है। अब जैसे इसमें 2-4 स्टेट्स के आप नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा उड़ीसा है, देन बिहार, देन आपका आ जाएगा असम, और बस इतना, ठीक है। पंजाब भी आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये जो है कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोविंस स्टेट्स के, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि प्रोविंस स्टेट क्या होते थे। अब बात करते हैं प्रिंसली स्टेट की। ये डायरेक्ट कंट्रोल है, डायरेक्ट कंट्रोल, ठीक है। अब दूसरा वाला जो आएगा प्रिंसली स्टेट्स, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इन दोनों में, देखो ध्यान से समझो। प्रिंसली स्टेट में क्या होता था, प्रिंसली स्टेट्स में जैसे अब इसी स्टोरी को हम प्रिंसली स्टेट्स के लिए समझते हैं। एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि आपका आ गया हैदराबाद, ठीक है। इस हैदराबाद पे पहले ब्रिटिशर्स अटैक करेंगे, ठीक है, फिर इसको अपने कब्जे में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन रूलर है
वो एज इट इज बना हुआ है। ठीक है, इस रूलर को ये लोग हटाएंगे नहीं, वहां के राजा को हटाएंगे नहीं और कोई गवर्नर वहां अपॉइंट नहीं करते। वहां पर क्या करेंगे, ये राजा ऐसे कैसे बना रहेगा। ये स्टेट उन्होंने जो हैदराबाद का जो पूरा रीजन है वो जीत लिया है, इसके आसपास ये एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे और सिंपल सी एक ट्रीटी टाइप की साइन कर लेंगे, कि एग्रीमेंट टाइप का साइन कर लेंगे इस राजा से कि भाई देखो हम तुम्हारे इलाके को जीत चुके हैं, अब आप हमारे क्या हो, गुलाम हो ना एक तरीके से। अब हम जीत चुके हैं, हम विजेता हैं, तुमने पराजय हासिल की है, तुम डिफीट हो चुके हो। तो अब यहाँ पर क्या होगा, आप हमें एक पेपर पे एग्रीमेंट साइन करो कि जितने भी आप रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे वो आप हमारी नॉलेज में डालोगे। ठीक है, मतलब यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का डायरेक्ट कंट्रोल में है ब्रिटिश लोगों के हाथ में, बट यहाँ पे क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला रूलर अभी बैठा हुआ है, इसको इन्होंने हटने नहीं दिया, इसको बोला आप बैठो, राज करो, अपनी प्रजा को अपने हिसाब से चलाओ, लेकिन एक शर्त है, आप जो भी रूल बनाओगे जो भी, वो आपने पहले हमारी नॉलेज में डालना है। नॉलेज का मतलब बस। अब ब्रिटिशर्स के यहाँ डाल दिया तो वो कहाँ जाएगा, सीधा, सीधी सी बात है। जैसे ब्रिटिशर्स को ये बताएंगे कि भाई ऐसा है, हमने ये एक नया रूल लागू किया है, अब ये इसकी जगह ऐसा हो जाए तो बढ़िया है, तो ये कहाँ बताएंगे, यहाँ पर ये कहेंगे हम सोच के बताएंगे। ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं वो बताते थे, कैसे कि इसमें ये कमियां हैं, ये बहुत अच्छाइयां हैं, ऐसे करके। लेकिन पहले कहाँ जाता था वो, यहाँ पर इनडायरेक्ट वे है, आप एज अ सर्वेंट काम कर रहे हो। इंडियन रूलर यहाँ पे क्या कर रहा है, उनके हाथ की कठपुतली है, जैसे मर्जी नचा लो। ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ से जब वो पास हो जाएगा फिर देन दे विल से कि ओके आप ये वाला रूल लागू कर लो और ये वाला नहीं करो क्योंकि इसमें ये नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पर इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता था इन स्टेट्स में। तो जो तो यहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल है, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है, और क्योंकि हम कठपुतली हैं उनके हाथ की, तो हमें उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो फाइनल डिसीजन देंगे वो कौन देगा, हमारा राजा नहीं देगा, हमारा शासक नहीं देगा, वो कौन दे रहा है, ब्रिटिशर्स। तो फाइनली पूरी किसकी हुई हुकूमत, एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में, इनडायरेक्ट वे में, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जैसे एक हैदराबाद है, इसके भी आप 2-4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। मैसूर है, देन JNK है आपके पास। ठीक है, सो ये है आपके प्रिंसली स्टेट्स, ये है आपका प्रोविंस स्टेट, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो ये 1947 से पहले, दैट मीन्स बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज 1947, वी हैव 2 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स एंड द प्रोविंस स्टेट्स। इतनी बात क्लियर है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स, मतलब जो हमने इंडिया के जो नेबर्स पढ़े हैं वो अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि हमने नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट एक तरीके से हो गया, और फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर आपका बांग्लादेश और म्यांमार, फिर नीचे श्रीलंका और मालदीव्स, ये हम पढ़ चुके हैं। अब मालदीव आइलैंड्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, मालदीव आइलैंड्स जो हैं दीज आर एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है, जब आप मैप देखते हो में, ज्योग्राफी की बुक में, यहाँ पर ये देखिए, ये लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप आइलैंड, और ये क्या है, मालदीव्स। ठीक है, इतना क्लियर है, ये मालदीव आइलैंड्स है, ये हमारा श्रीलंका है। तो मालदीव्स कहाँ लोकेटेड है, मालदीव आइलैंड्स आर लोकेटेड एट द साउथ ऑफ लक्षद्वीप। अब स्टूडेंट्स ये वाले मैप को, ये आपकी बुक का मैप है, इसमें ध्यान से देखिएगा, ये जो श्रीलंका है ना, और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पोर्शन, यहाँ पर ये गैप है, ये है आपका पाक स्टेट। यहां से ये पता चल रहा है कि नेचुरली जो है ना, ये दोनों डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं, लैंड बॉर्डर्स, है ना। यहां से ये क्या बन गया, स्ट्रेट,
हमने बिगनिंग में आज के सेशन के बिगनिंग में पढ़ा था स्ट्रेट और कैनाल का डिफरेंस। तो ये क्या है, नेचुरल प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट से ये जो गैप बना है, नैरो वाटर बॉडी बनी है, ये पार्क स्ट्रेट है। अब यहाँ पर देखो ये बे है और ये वाला गैप भी बे है। एक तरफ तो ये कोस्टल एरिया है ना, और दूसरी तरफ वाटर बॉडी। यहाँ पे भी देखो कोस्टल एरिया है, यहाँ वाटर बॉडी। तो ये दोनों जगहें बे कहलाएंगी। ये बे जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो गल्फ कहलाता है। सो दिस एरिया इज कॉल्ड गल्फ ऑफ मन्नार। अब मन्नार क्यों है, क्योंकि श्रीलंका का एक टाउन डिस्ट्रिक्ट है, मेन डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज मन्नार, और उसी के नाम पे इस गल्फ का नाम गल्फ ऑफ मन्नार रखा गया। बे का बड़ा रूप क्या है, गल्फ। ये है गल्फ ऑफ मन्नार। और ये गल्फ ऑफ मन्नार क्या कर रहा है, इंडिया और श्रीलंका को ज्वाइन कर रहा है। देख लो आप, है ना, ज्वाइन कर रहा है ना, ये कनेक्ट कर रहा है टू लैंड मासेस को, ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपने डिफरेंस ध्यान रखना है। स्ट्रेट और गल्फ क्या करता है, स्ट्रेट दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, बल्कि लैंड मास में सेपरेट करता है, वेयर एज गल्फ कनेक्ट्स लैंड मासेस एंड सेपरेट्स वाटर बॉडी। ये देखो, अब यहाँ का इसका अगर और डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो मैं अलग से एक शॉर्ट क्रिएट करूंगी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इंडिया से श्रीलंका तक कैसे कनेक्टेड है ये पूरा लैंड मास। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रास्ता है वो कैसे कनेक्ट कर रहा है इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है, सो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इंडिया के कितने नेबर्स हैं। हमारे नेबर्स देख लो एक बार फिर से, ये अपने मैप में ही देखना है आपने कि आपको सारे नेबर्स याद होने चाहिए। और नीचे के जो साउथ डायरेक्शन में जो हमारे नेबरिंग आइलैंड्स हैं, जैसे मालदीव आइलैंड्स हैं या श्रीलंका, हमारी श्रीलंका कंट्री है, तो ये भी हमारे नेबर्स हैं। ये सब के नाम आपको, जितने भी नाम है ना, सब टिप्स पे होने चाहिए। सारी स्टेट्स के नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए, उनकी लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, और उसके कैपिटल्स, हर स्टेट का कैपिटल आपको लर्न होना चाहिए आफ्टर दिस चैप्टर। हालांकि इसमें स्टेट्स और कैपिटल्स का रिवीजन मैंने नहीं कराया है, बट मैंने आपको ये जरूर बताया है कि अर्लियर हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एंड देयर आफ्टर नाउ प्रेजेंट डे हाउ मेनी स्टेट्स आर टुडे। ठीक है, तो कब यूनियन टेरिटरी, कौन सी स्टेट कब यूनियन टेरिटरी बनी, कौन सी दो यूनियन टेरिटरीज कब कंबाइन हुई, कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुई है, ये सब मैंने आपको विद डेट बताया है। सो यू हैव टू दिमाग में भर लेना है, बिल्कुल आपको इतने टिप्स पे होनी चाहिए ये सब चीजें कि आप एग्जाम में कभी भी भूले ना। और जिसने ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है वो इस चैप्टर का हर क्वेश्चन का आंसर आप अपने वर्ड्स में भी लिखोगे, देन ऑल्सो यू विल गेट 100% मार्क्स। ठीक है, वी विल डिस्कस exercise in the next video, in the next class. So this is all about chapter 1. Done.